हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी साइलेंस 2। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक लड़की से जो अपने रूम में रेडी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस लड़की के साथ कोई और भी था। जिसके बाद वो लड़की रेडी हो जाती है और अपना मोबाइल लेकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वो उस दूसरे आदमी का लैपटॉप ओपन देखती है और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। जिसके बाद वो लड़की उस लैपटॉप की कुछ फोटोज लेती है और वहां से जा ही रही थी कि तभी उसे कोई पंच मारता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एसीपी अविनाश को, जिन्हें कमिश्नर का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि एक बार में 7 लोगों का मर्डर हुआ है और वो चाहते थे कि अविनाश इस केस को हैंडल करे। एक्चुअली उस बार में जिसका मर्डर हुआ था वो सीएम का पीए था और सीएम को लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर उनके पीए को मारा है, इसलिए वो कातिल का पता लगाना चाहते थे। अब ये सुनते ही अविनाश तुरंत क्राइम स्पॉट पर चला जाता है जहां पर उसकी टीम उसका इंतजार कर रही थी। जिसके बाद अविनाश सारी बॉडीज की तलाशी लेने लगता है, लेकिन तभी उसे एक लड़की की बॉडी दिखाई देती है। एक्चुअली ये वही लड़की थी जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाई गई थी। उस लड़की की बॉडी दूसरी तरफ पड़ी हुई थी, जिसे देखकर अविनाश को थोड़ा डाउट आता है क्योंकि बाकी लोग चेयर पर बैठे थे जिन्हें शूट कर दिया गया था, लेकिन इस लड़की की बॉडी नीचे गिर गई थी और अविनाश को लग रहा था कि जानबूझकर इस लड़की को गिराया गया था। तभी संजना उसे बताती है कि जितने भी लोगों की डेथ हुई है उन सबके फोन्स उनके पास थे, लेकिन उस लड़की का ही मोबाइल उसके पास नहीं था और ना ही उस लड़की के पास कोई आईडी थी जिससे पता लगा सके कि उस लड़की का नाम क्या था। अब ये सुनने पर अविनाश का शक और गहरा हो जाता है क्योंकि अब तक उन्हें लग रहा था कि किसी को सीएम के पीए को मारना था, लेकिन अब अविनाश को लग रहा था कि कोई वहाँ पर इस लड़की को मारने के लिए आया था और उस चक्कर में उसने इन लोगों को मार दिया। तभी उन्हें पता चलता है कि उनमें से एक आदमी जिंदा था, इसलिए वो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अगले दिन वो आदमी जब होश में आता है तो अविनाश के पूछने पर वो बताता है कि वो कल रात बार में ड्रिंक कर रहा था। तभी वहाँ पर ब्लैक हुडी पहने हुए एक आदमी आ गया और वो सबको शूट करने लगा। अब ये सुनने पर अविनाश जाकर बार की सीसीटीवी चेक करता है तो वो देखता है कि पहले एक ग्रे हुडी वाला बंदा उस बार में आया था, जिसके बाद ब्लैक हुडी वाला भी आ गया और बाद में वो दोनों बाहर नहीं गए। इसका मतलब यही था कि वो दोनों पीछे के दरवाजे से बाहर गए थे और वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। जिसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जिसकी डेथ हुई थी। डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम करते हैं और साथ ही उसके फिंगरप्रिंट से पता चलता है कि उस लड़की का नाम आसमा था, जो कि भोपाल से थी और उस दिन अपने फ्रेंड इरफान के साथ उस बार में गई थी। अब इरफान को भी शूट कर दिया गया था और उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। जिसके बाद अविनाश की टीम जब इरफान और आसमा का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि उन दोनों का एक और दोस्त था जिसका नाम था रिजवान और ये तीनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। अब पुलिस वाले रिजवान को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसके घर जाने पर पता चलता है कि रिजवान अपने गांव गया था। साथ ही पुलिस वालों को आसमा के घर का भी पता चल गया था, इसलिए वो लोग आसमा के घर पर जाते हैं तो आसमा के घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। ये देखकर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि उनसे पहले यहाँ पर कोई आया था। जिसके बाद वो आसमा के घर की तलाशी लेते हैं तो वो देखते हैं कि उसके पास काफी ब्रांडेड बैग्स और कपड़े थे। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि आसमा एक एस्कॉर्ट थी। तभी उन्हें वहां पर एक रिसीट दिखाई देती है, जिसे देखने पर वो समझ जाते हैं कि आसमा ने कुछ दिनों पहले अपनी माँ को कुछ कुरियर किया था। इसलिए वो आसमा के घर जाते हैं और वहां पर कुरियर के बारे में पूछने लगते हैं। तो उसकी माँ आसमा पर काफी गुस्सा थी क्योंकि आसमा जो काम करती थी वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन जैसे उसकी माँ को पता चलता है कि आसमा की डेथ हो चुकी है, वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। जिसके बाद संजना आसमा की माँ को उस कुरियर के बारे में पूछती है और वो कुरियर देखने पर पता चलता है कि उसके अंदर एक पेन ड्राइव था। वो जब पेन ड्राइव देखते हैं तो उसके अंदर एक लड़की की फोटो थी जिसका मर्डर हो चुका था। उस लड़की का नाम तारा था और ये देखकर अविनाश को याद आता है कि कुछ दिनों पहले जयपुर की पुलिस ऑफिसर जया ने उन्हें कॉल किया था और वो इसी लड़की के मर्डर केस के बारे में बात कर रही थी। जिसके बाद अविनाश जया को बताता है कि जिस किलर ने तारा को मारा है शायद उसी ने आसमा को भी मारा है, क्योंकि आसमा को तारा के किलर के बारे में पता चल गया था, इसलिए उस किलर ने आसमा को भी मार दिया। इसलिए वो जया से कहता है कि वो वहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। उन दोनों में से किसी को जो भी पता चलेगा वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। जिसके बाद वो दोनों ही अपने काम पर लग जाते हैं। जिसके बाद ये लोग आसमा का सोशल मीडिया चेक करते हैं और इन्हें पता चलता है कि मरने से एक दिन पहले आसमा ने राजीव और समीक्षा को मैसेज किया था। इसलिए ये लोग राजीव से मिलने जाते हैं और उससे आसमा के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। अब पहले तो राजीव उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा था,
लेकिन उसे डराने पर वो सब कुछ बताने लग जाता है। राजू बताता है कि वो आज़मा से एक वेडिंग फंक्शन में मिला था। वहाँ पर जब उसने आज़मा को देखा तो उसे आज़मा काफ़ी अच्छी लगी, जिसके बाद आज़मा ने उसे अपना नंबर दिया ताकि वो उसे कांटेक्ट कर सके। जिसके बाद राजू आज़मा का रेगुलर क्लाइंट बन गया था। वो अक्सर आज़मा को मिलने के लिए बुलाता, लेकिन उसे आज़मा के पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि आज़मा किसके लिए काम करती है। साथ ही राजीव अविनाश से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस बारे में उसकी वाइफ आरती को कुछ भी ना बताए। एक्चुअली राजीव अपनी वाइफ आरती से काफी ज्यादा डरता था। जिसके बाद हम रिमझिम नाम की लड़की को देखते हैं, जिसे एक घर में कैद करके रखा था। रिमझिम वहां से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन तभी वहां पर प्रिया नाम की औरत आती है और वो रिमझिम से कहती है कि जल्दी उसका ऑडिशन होगा और वो बहुत बड़ी स्टार बनेगी, तब तक रिमझिम को यहीं पर रहना होगा। जिसके बाद प्रिया और दो लड़कियों को लाती है और उन तीनों से कहती है कि उन तीनों को साथ में रहना होगा, उन तीनों का ऑडिशन एक साथ होगा। जिसके बाद हम अर्जुन नाम के लड़के को देखते हैं, जो थोड़ा सा पागलों की तरह बिहेव करता था। एक्चुअली अर्जुन एक जादूगर बनना चाहता था, लेकिन वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो काफी अजीब बिहेव करता था। जिसके बाद हम गौरव नाम के लड़के को देखते हैं, जो अर्जुन को कॉल करता है और उसे कहता है कि एक बैचलर पार्टी होने वाली है और उसके लिए उन्हें लड़कियां चाहिए, इसलिए वो वर्जिन लड़कियों का बंदोबस्त करें। तो वही हम अविनाश को देखते हैं, जिससे पता चलता है कि रिजवान वापस आ चुका है। इसलिए अविनाश और संजना रिजवान से मिलते हैं और उससे सब कुछ पूछने लगते हैं। तो रिजवान बताता है कि वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन आज़मा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ उन्हें नहीं बताती थी। यहाँ तक कि वो किसके लिए काम करती थी वो भी उन्हें नहीं पता था। लेकिन आज़मा की मौत के एक दिन पहले आज़मा को किसी क्लाइंट ने बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया था, जिसकी वजह से आज़मा को काफी तकलीफ हो रही थी। रिजवान ने उसे इसके बारे में बहुत बार पूछने की कोशिश की, लेकिन आज़मा ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। रिजवान कहता है कि वो गांव चला गया था, जिसकी वजह से उसे आज़मा और इरफान की मौत का पता नहीं चला। अब ये सुनने के बाद अविनाश को उस पर डाउट आता है और वो उससे ट्रेन की टिकट मांगता है। जिसके बाद रिजवान अविनाश को आने के और जाने की दोनों टिकट दिखाता है और कहता है कि वो 4 बजे की ट्रेन से अपने गाँव पर गया था। अब ये सुनकर अविनाश भी रिजवान पर यकीन कर लेता है, लेकिन उसे अभी भी थोड़ा सा डाउट था। जिसके बाद अविनाश और संजना समीक्षा से मिलने जाते हैं, क्योंकि मरने से कुछ टाइम पहले ही आज़मा ने समीक्षा को मैसेज किया था कि वो उससे मिलना चाहती है। इसलिए ये दोनों समीक्षा से मिलते हैं और उनके काम के बारे में सब कुछ पूछने लगते हैं। तो समीक्षा बताती है कि वो किसी आर्यन के लिए काम करती है, लेकिन वो आर्यन कौन है ये उसे नहीं पता, ना ही उसने कभी आर्यन को देखा है। ये सुनने पर अविनाश उनसे पूछता है कि क्या उन लोगों से जबरदस्ती ये काम करवाया जाता है। तो समीक्षा कहती है कि जब वो 15 साल की थी तो उसकी माँ ने उसे यहाँ पर भेज दिया था। एक्चुअली कुछ लोग उनके घर आए थे और उन्होंने उनसे कहा कि वो समीक्षा को हीरोइन बनाएंगे, जिसके बाद उन्होंने उसकी माँ को पैसे दिए और उसकी माँ ने उसे भेज दिया। जिसके बाद समीक्षा को तैयार किया गया कि आज उसका ऑडिशन होगा, लेकिन ऑडिशन के नाम पर उसे क्लाइंट के पास भेज दिया। जिसके बाद समीक्षा कुछ भी नहीं कर पाई। फिर समीक्षा से कहा गया कि अगर उसने काम कंटिन्यू नहीं रखा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए ना चाहते हुए भी समीक्षा को ये काम कंटिन्यू करना पड़ा। अब ये सुनने पर संजना उसे आज़मा की मौत के बारे में पूछने लगती है कि उसे क्या लगता है कि किसने आज़मा को मारा होगा। अब ये सुनकर समीक्षा काफी डर जाती है और वहां से भाग लेती है। भागने से पहले उसने एक लेटर लिखा था, जिसमें उसने कहा था कि वो 4-5 दिन बाद उनसे मिलेगी। लेकिन अविनाश को लग रहा था कि समीक्षा की जान को खतरा है, इसलिए वो एक पुलिस ऑफिसर से कहता है कि वो समीक्षा के घर पर नजर रखे। जिसके बाद शाम को जब अविनाश उस पुलिस ऑफिसर से मिलने जाता है तो वो देखता है कि समीक्षा घर के अंदर गई थी, उसके बाद वो बाहर नहीं आई और ना ही उसने खिड़की खोली और ना ही समीक्षा के रूम की लाइट ऑन थी। ये देखकर अविनाश को डाउट आता है और वो जैसे ही समीक्षा के घर में जाता है तो देखता है कि समीक्षा को किसी ने मार दिया था। अब ये देखने पर अविनाश काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को पता था कि समीक्षा की जान को खतरा है, इसलिए उन्हें उससे प्रोटेक्ट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिसके बाद अविनाश अपनी टीम से कहता है कि उन्हें जल्दी से इस किलर को पकड़ना होगा। अब वो लोग जब समीक्षा का सामान चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि समीक्षा जयपुर जाने वाली थी। ये देखने पर अविनाश को थोड़ा डाउट आता है, इसलिए वो कहता है कि उस फ्लाइट में और कौन सी लड़कियां हैं इसके बारे में चेक करे। और चेक करने पर पता चलता है कि उस फ्लाइट में और 10-15 लड़कियां थी और वो सारी लड़कियां सिंगल थी। अब ये देखने पर अविनाश तुरंत इसके बारे में जया को बताता है, लेकिन जब तक जया एयरपोर्ट पर जाती वो लड़कियां वहां से जा चुकी थी और उन्हीं में से एक रिमझिम भी थी। तो वही अविनाश अपनी टीम से कहता है
कि वो कंटिन्यूसली उन लड़कियों से कांटेक्ट करने की कोशिश करे। अगर उन लड़कियों के साथ कांटेक्ट हो गया तो उनका लोकेशन उन्हें पता चल जाएगा। जिसके बाद अविनाश भी अपनी टीम के साथ जयपुर आता है ताकि वो उन लड़कियों को बचा सके। वो लोग मिलकर उन लड़कियों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन लड़कियों का कहीं पर भी पता नहीं चल रहा था। तभी हम रिमझिम को देखते हैं जिसके पास एक मोबाइल था। रिमझिम वॉशरूम में आती है और अपनी माँ को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ का कॉल नहीं लग रहा था। तो वही अविनाश की टीम का एक मेंबर कंटिन्यूसली लड़कियों को कॉल कर रहा था और तभी वो रिमझिम को भी कॉल करता है। तो रिमझिम उसे बताती है कि वो लोग जयपुर में हैं और कहीं पर जा रहे थे। उसके साथ और भी 6-7 लड़कियां थी, लेकिन वो लोग कहाँ जा रहे थे ये उन्हें पता नहीं था। अब ये बोलते ही रिमझिम का कॉल कट हो जाता है। जिसके बाद अविनाश का टीम मेंबर अविनाश को रिमझिम का लास्ट लोकेशन भेज देता है। जिसके बाद अविनाश अपनी टीम को लेकर वहां पर आता है और वहां पर रिजॉर्ट्स वगैरह की तलाशी लेने लगता है, लेकिन वहां पर लड़कियां कहीं पर भी नहीं थी। तभी उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक कच्चा रास्ता जाता है जिसके आगे 2 कोठी थी, इसलिए वो लोग वहां के लिए निकलते हैं। तो वही हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो उस कोठी में आ गए थे। एक्चुअली वो लड़के अपनी बैचलर पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए वहां पर आए थे और उन लड़कों को सनी नाम का एक बंदा लड़कियां प्रोवाइड करने वाला था और इन लड़कियों को उसी के लिए वहां पर लेकर आए थे। जिसके बाद हम रिमझिम और बाकी लड़कियों को देखते हैं जिसे एक रूम में ले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आज उनका ऑडिशन होगा, इसलिए वो अच्छे से तैयार हो जाए। जिसके बाद लड़कियां अच्छे से तैयार होने लगती है और उनके पास लड़कों को भेजा जाता है। ये देखकर लड़कियां काफी डर गई थी, लेकिन तभी वहां पर अविनाश अपनी टीम को लेकर आता है और सारी लड़कियों को बचा लेता है। वहां पर उन्हें सनी के बारे में पता चलता है जिसने ये सब अरेंज किया था और सनी की मदद से वो लोग गौरव को भी पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर गौरव उन्हें सब कुछ बताने लगता है कि एक्चुअली आज़मा ने जिस तारा नाम की लड़की की फोटो देखी थी वो भी आज़मा की तरह ही काम करती थी। तारा के पास अक्सर एक दुबई से क्लाइंट आता था, लेकिन वो काफी ज्यादा वायलेंट था, जिसकी वजह से वो लड़कियों को काफी पीटा करता था। अब तारा उसके पास जाने से मना कर रही थी, लेकिन फिर भी गौरव ने तारा को उसके पास भेज दिया और उस आदमी ने तारा को इतना मारा कि उसकी डेथ हो गई। जब इस बारे में आर्यन को पता चला तो आर्यन ने कहा कि वो इस बात को संभाल लेगा, इसलिए उस आदमी को उसने वापस उसके कंट्री भेज दिया और आर्यन यहाँ पर सब कुछ मैनेज करने लगा। उसने काफी लोगों को पैसे खिलाए ताकि तारा के मौत के बारे में किसी को भी पता ना चले। अब ये सुनने पर अविनाश समझ जाता है कि उस दिन आज़मा का क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि आर्यन था। उसने आर्यन के लैपटॉप में ही तारा के फोटोज देखे थे और उन फोटोज को उसने मोबाइल पर क्लिक कर लिया, लेकिन ये सब आर्यन को पता चल गया, इसलिए उसने आज़मा को मरवा दिया। अब आज़मा ने मरने से पहले समीक्षा को मैसेज किया था, इसलिए आर्यन को लग रहा था कि समीक्षा को भी सब कुछ पता होगा, इसलिए उसने समीक्षा को भी मरवा दिया। तभी हम अर्जुन को देखते हैं जो जयपुर की उसी कोठी में था और जैसे उसे पता चलता है कि पुलिस वाले वहां पर आ चुके हैं वो वहां से तुरंत भाग जाता है। तो वही अविनाश और उसकी टीम अर्जुन का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्जुन का कहीं पर भी पता नहीं चल रहा था क्योंकि आज तक किसी ने भी अर्जुन को नहीं देखा था। तभी अविनाश को पता चलता है कि रिजवान ने उस दिन उससे कहा था कि वो 4 बजे की ट्रेन से अपने गाँव गया था, लेकिन उसे पता चलता है कि उस दिन वो ट्रेन काफी लेट हो गई थी और 7 बजे स्टेशन से निकली थी, जिसकी वजह से उन्हें रिजवान पर डाउट आता है। तभी वो लोग प्रिया को भी पकड़ लेते हैं जो लड़कियों को पहुंचाया करती थी। प्रिया बताती है कि रिजवान ही था जो आर्यन के पैसे उसे ला कर देता था, जिसके बाद ये लोग समझ गए थे कि रिजवान भी आर्यन के लिए काम करता था, इसलिए ये लोग तुरंत रिजवान को पकड़ लेते हैं। वो उसे काफी पीटते हैं, जिसके बाद रिजवान उन्हें सब कुछ सच बताने लगता है। एक्चुअली रिजवान भी आर्यन के लिए काम करता था और उसी ने आज़मा को आर्यन के पास काम दिला दिया था, लेकिन आज तक रिजवान ने भी आर्यन को नहीं देखा था। एक्चुअली आर्यन लड़कियों को मैसेज करता था कि कब उन्हें कौन से क्लाइंट के पास जाना है, जिसके बाद वो लड़कियां वहां पर जाती और क्लाइंट से पैसे लेती। उन सारे पैसों को रिजवान ही कलेक्ट करता, जिसके बाद वो आर्यन तक उसे पहुंचा देता, लेकिन वो पैसे लेने के लिए अर्जुन उसके पास नहीं आता था। एक्चुअली राजू को वो पैसे एक कंपनी में भेजने होते थे। अब ये सुनकर अविनाश उसे कंपनी का नाम पूछता है और जब राजू उसे कंपनी का नाम बताता है तो अविनाश काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि वो कंपनी कोई और नहीं बल्कि राजीव की कंपनी थी। जिसके बाद अविनाश अपनी टीम को लेकर राजीव की कंपनी में जाता है और आर्यन के बारे में पूछने लगता है, तो राजू बताता है कि आर्यन उसका साला है। जिसके बाद ये लोग आर्यन को पकड़ लेते हैं और उससे सब कुछ पूछने लगते हैं, लेकिन आर्यन कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। साथ ही आर्यन पागलों की तरह हरकत कर रहा था, जिसकी वजह से ये लोग भी समझ नहीं पा रहे थे कि आर्यन ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, मतलब वो सच में पागल है या नाटक कर रहा था।
तभी वहाँ पर आर्यन की बहन आरती भी आती है और वो पुलिस वालों पर चिल्लाने लगती है। तभी आरती का पर्स नीचे गिरता है जिसमें माचिस था। ये देखकर अविनाश को उस पर डाउट आता है, जिसके बाद वो आर्यन की सेक्रेटरी से पूछता है कि आर्यन कुछ दिनों पहले कहीं गया था क्या। तो उसकी सेक्रेटरी बताती है कि आर्यन दिन भर ऑफिस में ही रहता है, यहाँ से बाहर वो कहीं पर भी नहीं जाता। जिसके बाद अविनाश आरती से पूछता है कि क्या वो कहीं पर गई थी। तो आरती बताती है कि हाँ, वो बेंगलोर गई थी। लेकिन अविनाश कहता है कि आरती बेंगलोर नहीं बल्कि जयपुर गई थी, क्योंकि बेंगलोर के हाईवे में जो भी टोल थे वहाँ पर ना तो आरती ने टोल भरा था और ना ही सीसीटीवी कैमरास में उसकी कार दिखाई दी थी। लेकिन जयपुर का जो हाईवे था वहाँ पर आरती ने टोल भी भरा था और उसके कैमरास में उसकी कार रिकॉर्ड भी हो गई थी। साथ ही अविनाश बताता है कि समीक्षा के नाखूनों में उन्हें एक बाल मिला था। जब उस बाल की टेस्टिंग हुई तो पता चला कि वो बाल आरती का था। और तब अविनाश समझ गया कि आरती ही थी जो आर्यन बनकर ये सारे बिजनेस ऑपरेट कर रही थी। एक्चुअली आरती अपना लुक चेंज करती ताकि किसी को भी पता ना चले कि वो आरती थी। अविनाश उससे पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया। तो आरती कहती है कि वो बचपन से ही बहुत ज्यादा होशियार थी, लेकिन जब उसके पापा को पता चला कि आरती लेस्बियन है वो उससे नफरत करने लगे। तभी उन्हें पता चला कि उनकी जो मिस्ट्रेस थी उनसे उन्हें एक लड़का होने वाला था। अब ये पता चलते ही उसके पापा ने अपने मिस्ट्रेस से शादी कर ली और आरती को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया, जहाँ आरती पर काफी टॉर्चर हुआ था। लेकिन फिर भी आरती ने अपनी डिग्री कंप्लीट कर दी और अपने पापा का बिजनेस संभालने लगी। लेकिन वो इतने काबिल होने के बाद भी उसके पापा ने सारा बिजनेस आर्यन के नाम पर कर दिया था और आरती बस वहाँ पर एक एम्प्लॉय थी, जिसकी वजह से आरती ने ये बिजनेस स्टार्ट किया ताकि वो पैसे कमा सके। अब आरती इससे कई ज्यादा पैसे कमा रही थी। तभी आरती को पता चला कि आसमा लड़कियों के साथ भी इंटीमेट होने के लिए तैयार थी, इसलिए आरती आसमा को बुक करने लगी और उसके साथ रोमांस करने लगी। लेकिन एक दिन आसमा ने उसके लैपटॉप में तारा के फोटोज देखे। ये देखकर आरती समझ गई कि आसमा को सब कुछ सच पता चल जाएगा, इसलिए तब उसने आसमा को पंच मारा ताकि वो किसी को भी ना बताए। लेकिन उसके बाद आरती को लगा कि आसमा इसके बारे में कभी ना कभी किसी को बता देगी, इसलिए आरती ने प्लान बनाया कि वो आसमा को खत्म कर देगी। इसलिए उस रात जब इरफान और आसमा उस बार में आए तो आरती भी ब्लैक हुडी पहनकर वहां पर आ गई। पहले उसने वहां पर रिजवान को भेजा था जो कि ग्रे हुडी में उस नाइट बार में आया था, लेकिन रिजवान को पता नहीं था कि उसे वहां पर आसमा को मारना है। लेकिन जब उसने वहां पर आसमा को देखा तो वो काफी ज्यादा डर गया। लेकिन तभी वहां पर आरती आ गई और वो सबको शूट करने लगी। आरती ने बाकी लोगों को इसलिए मार दिया था ताकि कोई उसे आसमा को मारने से रोक ना सके। जिसके बाद आरती रिजवान को लेकर वहां से भाग गई। उसने रिजवान को इसलिए जिंदा रखा था क्योंकि रिजवान ही था जो उसके पास पैसे पहुंचाया करता था, इसलिए अगर वो रिजवान को मार देती तो वो आगे अपना बिजनेस कैसे चलाती। साथ ही आरती कहती है कि उसने जो भी किया उसका उसे कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि वो भले ही लड़कियों को इस तरह से भेजती है लेकिन वो लड़कियां इससे काफी पैसे कमाती हैं, इसलिए आरती को उनके लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। लेकिन अविनाश कहता है कि अब आरती को जेल होगी। अब ये सुनने पर आरती डर जाती है और वहां से भागने लगती है। आरती अपने टेरेस पर जाती है और अविनाश से कहती है कि वो जेल नहीं जाएगी क्योंकि उस तरह की लाइफ वो जी नहीं सकती, और ये बोलकर आरती खुद को खत्म कर लेती है। और इस तरह से अविनाश की टीम ने ये केस सॉल्व कर दिया था, जिसके बाद उन्हें एक और केस के लिए कॉल आता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी साइलेंस 2 मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।